अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स आज के दिन नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। वीक का लास्ट डे है, लेकिन ईद के हॉलीडेज़ के बाद जो है वो ये फर्स्ट डे था, तो मार्केट के अंदर 400 पॉइंट्स का डिक्लाइन देखा गया। 45,000 का लेवल भी हमने लूज़ किया। 44,000 के लेवल पर हम करंटली ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी 44,500 अबव लेवल्स पे। इसके साथ साथ अगर मार्केट की परफॉर्मेंस के साथ साथ कुछ लेवल्स इन्फ्लेशन के हवाले से देखें तो इस मंथ के अंदर, यानी कि अप्रैल मंथ के अंदर, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इन्फ्लेशन के जो नंबर्स हैं वो हायर साइड पे दिखाई दे रहे हैं। और इस पूरे ईयर की अगर देखा जाए तो इसमें इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है, 13 पॉइंट एंड देयर अबाउट। इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ चीज़ें, कुछ मेजर्स, कुछ इनिशिएटिव्स रिक्वायर्ड हैं जिससे इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो सके और आने वाले दिनों में जो कि इंटरेस्ट रेट के ऊपर इसका ज़्यादा इम्पैक्ट जाएगा वो भी कर्टेल हो सके। तो ये तमाम मेजर्स लेना भी ज़रूरी है। लेकिन आज के प्रोग्राम में आपको बाकायदा आगाज़ करते हैं इसका और टॉपिक की तरफ चलते हैं, फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। डेली हाइलाइट्स, आज के मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 45,249.41 के लेवल पर, हायर साइड मार्केट गई 45,249.41 सेम एज द ओपनिंग एंड फाइनली लोअर वाज 44,784.42। क्लोजर रहा 44,840.81 का, यानी कि चेंज रहा 408.6 का डिक्लाइन। टर्नओवर में करंटली मार्केट के अंदर 189.27 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए हैं और लास्ट वीक के मुकाबले में 136.16 मिलियन शेयर्स का डिक्लाइन देखा गया। लास्ट आपको याद होगा थर्सडे को लास्ट मार्केट का डे था, फिर उसके बाद पूरे वीक के बाद यानी कि 7 दिनों के बाद मार्केट में ये आज के दिन जो है वो एक्टिविटी देखी गई है और वैल्यू इज़ 4 बिलियन रुपीज़। वॉल्यूम लीडर्स में हम देख रहे हैं दो स्क्रिप्ट्स जो है वो ग्रीन टेरिटरी में दिखाई दे रहे हैं। SMBL 0.23 के इजाफे के साथ 2.72 पे क्लोजर, 25.74 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। यूनिटी फूड्स काफ़ी अर्से बाद लाइमलाइट में 0.69 का इजाफा देखा गया, 24.31 पे क्लोजर रहा, 18.22 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एंड लास्टली साइनर्जी 0.24 का डिक्लाइन, 6.11 पे क्लोजर, 9.05 का कारोबार रहा। आज भी पेनी स्टॉक्स देखे जा रहे हैं, साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन मार्केट के अंदर कुछ ड्राई है। तो इट मीन्स कि मंडे से यही एक्सपेक्टेड है कि आने वाले दिनों में मंडे से जो है वो मार्केट का बाकायदा आगाज़ होगा और एक बुल रन जिसको विटनेस करने के लिए काफ़ी अर्से से वेट किया जा रहा है वो एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं ऑनगोइंग इकोनॉमिक सिनेरियोस, या साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के बाद ये एक स्टॉर्म के बाद एक कामनेस दिखाई दे रही है, उसके ऊपर बात करेंगे। साथ साथ ओपेक के हवाले से कुछ चीज़ें, कुछ मेजर्स लिए गए हैं और रशिया से जो ऑब्वियसली हमारे पास इंटरनेशनली ऑयल प्राइस के ऊपर वॉर के कॉन्फ्लिक्ट यानी कि उसके बाद जो है हम देख रहे थे कि एक इम्पैक्ट दिखाई दे रहा था। तो इंटरनेशनल ऑयल प्राइस किस वे में दिखाई दे रहे हैं और साथ साथ इसका जो एक आने वाले दिनों में स्टैंड है वो कहां होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से भी बात करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक हायर साइड पे प्रॉफिट बुक किए गए हैं इस क्वार्टर के अंदर और एक अच्छे प्रॉफिट्स यानी कि 320 बिलियन रुपीस के प्रॉफिट्स बुक किए गए हैं, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ साथ इकोनॉमिक सिनेरियो जो कि एक शॉर्ट टर्म चैलेंजेस की बात होगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो 5 ईयर्स का एक प्लान होता है, लेकिन इस गवर्नमेंट का टेन्योर ही जो है वो कम दिखाई दे रहा है रिजीम चेंज होने के बाद। तो इलेक्शंस से पहले जो एक शॉर्ट टर्म चैलेंजेस हैं वो कितने ज़्यादा हैं और उनसे कैसे निपटा जाएगा, क्या सॉल्यूशंस होंगे, वो आज हम डिस्कस करेंगे। वेरी एक्सक्लूसिव पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। अरसलान सोमरो साहब, आप इकोनॉमिक फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं नोमान अब्दुल मजीद साहब, आप हैं इकोनॉमिक एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। चलें जी, बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अरसलान, आपसे आपने टॉपिक्स भी सुना है तो मैं चाहूँगी कि इंट्रोडक्टरी कमेंट दे दें। इकोनॉमिक सिनेरियो के बाद ईद का फर्स्ट डे है, स्टॉक मार्केट का आगाज़ भी हुआ है, कुछ आज लेवल्स डाउन है, बट हम कह सकते हैं कि मंडे से एक रूटीन हम विटनेस करने वाले हैं। सो प्लीज़। जी नताशा, मुझे तो लग रहा है कि मंडे ऑनवर्ड्स भी अनसर्टेनिटी प्रिवेल करेगी, क्योंकि अभी काफ़ी इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं जिनके ऊपर हमें कंफर्म न्यूज़ नहीं आई। फॉर इंस्टेंस हम एग्जांपल की बात करें तो फर्स्टली IMF का जो प्रोग्राम हमारा रिव्यू होने वाला है उसमें हमें ये देखना है कि आपके फॉरेन जो है आपके क्या इस वक्त गवर्नमेंट के इस वक्त आपके पॉइंट्स जो 5 पॉइंट्स पे आपकी डिबेट होनी थी वो कंक्लूड हो रही कि नहीं हो रही। जैसे फॉर इंस्टेंस आपके ये आपको फ्यूल प्राइसेस की रिवाइज करना होगा,
आपको इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस रिवाइज करने होंगे, आपको जो टैक्स एमनेस्टी है जो इंडस्ट्रियल पैकेज पे वो ख़त्म करनी होगी, आपको एडिशनल टैक्सेस लगाने होंगे क्योंकि आपको वही प्राइमरी सरप्लस चाहिए 25 बिलियन का इस फिस्कल ईयर में जो आपने पहले उनके साथ कमिट किया था। ये सारी चीज़ें अभी तक हमने कंक्लूड नहीं की, उनका जो मिशन है वो नेक्स्ट वीक आने लगेगी। और सेकेंडली उसके साथ साथ जो यूएई और के से सऊदी अरब में जाके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जाके वहाँ पे स्टेटमेंट्स दी हैं, उनका जो फॉलो अप होगा वो भी यहाँ पे आके होगा। उसमें इम्पोर्टेंट हमारे ये है कि डेट रोल ओवर एग्री हो, जो ना हमने उनसे कर्जा लिया था उसको हम रोल ओवर कर सके और एडिशनल बोरोइंग भी कर सके ऑयल जो है आपकी फैसिलिटी के ऊपर। और लास्टली जो इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लग रही है वो इंटरनेशनली आप देखें कि आपके जो फेड यूएस के फेडरल रिजर्व्स के जो रेट्स हैं वो बहुत एग्रेसिवली इंक्रीज़ कर गए हैं क्योंकि वहाँ पे भी इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो रही है। तो चाहे वो बैंक ऑफ इंग्लैंड हो, चाहे वो आपका यूएस फेड रिजर्व हो, वहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, तो उसका फॉलो अप इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर होगा। पाकिस्तान के रिजर्व्स इस वक्त बहुत लो है और आई थिंक इस गवर्नमेंट का चैलेंज यही है इस वक्त कि रिजर्व्स को इंक्रीज़ किया जाए, आपकी स्टेबिलिटी ली जाए और करेंसी को संभाला जाए। राइट नोमान, काफ़ी डिटेल में अरसलान ने शॉर्टली बता भी दिया है कि चीज़ें जो है वो कैसे मेस हुई हुई हैं। इस मेस के अंदर जो इन्होंने पेट्रोलियम का जिक्र किया तो मैं वहीं से आगाज़ करना चाहूँगी। 102 बिलियन रुपीस का पर मंथ लॉस सब्सिडी के तौर पे या इंसेंटिव के तौर पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हो रहा है। तो पेट्रोलियम प्राइसेस ना बढ़ा के क्या ये हम खसारे में तो नहीं जा रहे, या फिर इसको कंट्रोल करने के लिए कोई और सोल्यूशन आप समझते हैं ये वाला मेजर लें तो तमाम चीज़ सेटल डाउन हो जाएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग है ना वो पॉलिटिसाइज हो चुकी है बड़ी हद तक, और स्पेशली इलेक्शन ईयर के अंदर जो होता है ये मुश्किल फैसले करना किसी भी गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है और आप किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते। जाहिर है कि आप जो है एक नई फाइनेंस टीम आई है, नई इकनॉमी की टीम आई है, नई पॉलिटिकल टीम है, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ओवरनाइट आके बहुत मुश्किल फैसले, सिचुएशन ख़राब है। आपकी जो ओपेक की आपने बात की, ओपेक ने भी कहा है कि हमने जो चंद सालों पहले जो कट्स किए थे उसको हम आहिस्ता आहिस्ता रोल बैक करेंगे। लेकिन अगर आप तमाम तर फैक्टर्स को मद्देनजर रखें ना, देखें जो आपका रशिया है, रशिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड आफ्टर सऊदी अरेबिया। दुनिया के 3 मेजर ऑयल एक्सपोर्टर हैं, यूएस, सऊदी एंड रशिया। इसमें से क्रूड की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो जो सऊदी की नंबर 1 है और रशिया नंबर 2 है, और ऑयल प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट्स में रशिया नंबर 1 एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड है। अब वो जो मेन एक्सपोर्टर है वो इस वक्त हालत जंग के अंदर है, तो ऑटोमेटिकली ऐसी सूरत हाल में अगर ओपेक अपनी थोड़ी बहुत जो प्राइस एडजस्टमेंट करेगा भी तो उसका इम्पैक्ट आपको प्राइसेस में नज़र नहीं आएगा। दूसरी बात ये, अगर आप पिछले 20-25 सालों की ओपेक की पॉलिसी देखें ना, चंद सालों में जो लल आता है, देखिए ओपेक क्या है, एक कार्टेल है इंटरनेशनल कुछ कंट्रीज का और कुछ इन्वेस्टमेंट बैंक्स का, जिनके सबके पैसे बनते हैं जब ऊपर जाते हैं, जो ऑयल जाता है। ऑटोमेटिकली क्या होता है कि जब भी चंद सालों में उनके जो लॉसेस होते हैं वो 4-5 साल बाद पैसे बढ़ा के 2-3 सालों में अपने सारे लॉसेस को कवर अप कर लेते हैं। तो मुस्तकबिल करीब में पहली चीज़ तो हमें ये देख लेनी चाहिए कि हमें इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस कम होती नज़र नहीं आती। ठीक है जी। अब पाकिस्तान में हम आ जाते हैं। पाकिस्तान में अगर आप फ्रॉम प्योर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें ना, तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को ये हार्श डिसीजन लेना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि ऑयल प्राइसेस भी ज़्यादा हैं, नंबर 1, और नंबर 2 ये है कि आपका एक्सचेंज रेट कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें ज़ाहिर है कि इट्स अ डिफिकल्ट डिसीजन, कीपिंग इन व्यू के प्राइसेस फ्रोजन की गई थी, लेकिन उसको अगर कम्युनिकेट किया जाए, लोगों को बताया जाए कि दिस इज़ हाउ द इकॉनमी कैन नॉट बी रन लाइक दिस। पाकिस्तान में इस वक्त जो ऑयल है वो यूएई से भी सस्ता मिल रहा है, दुबई से भी सस्ता मिल रहा है, हालांकि ऑयल प्रोड्यूस होता है। तो देखिए प्रैक्टिकली जो है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग ऑयल को इस प्राइसेस पर रखना पॉसिबल, आप महंगा लेकर सस्ता नहीं आप नहीं कर सकते हैं। देखिए हमारे पास वैसे ही पैसे नहीं है, ठीक है, और उससे होता ये है कि फिर आर्टिफिशियल डिमांड भी जो है ना आपकी बूस्ट होती है। कि बात ये है कि अगर ऑयल कम है तो ऑटोमेटिकली पीपल डोंट केयर अबाउट इट, कि जो है ना आप इंपोर्टेड ऑयल आ रहा है, आपको जितना है, मतलब आपको जितना ऑयल कंज्यूम करना है करते रहें। तो हमें जो है ना एटीट्यूड भी अपना चेंज करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि पाक रुपी टर्म में रीजन में क्या प्राइसेस है और हम कहाँ खड़े हैं, और ग्रेजुअली ऊपर लेके जाना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट सिनेरियो की अरसलान ने ये बात की थी कि इंटरेस्ट रेट सिनेरियो ऑलरेडी आपकी जो मनी मार्केट है उसके अंदर 15% तक तो रेट पहुंच ही गए हैं ना, बिल्ट इन हो चुके हैं। अब कोई भी, ये तो बेसिक इकोनॉमिक्स हम सबको पता है कि 15% को मतलब है कि इकोनॉमी में कोई ग्रोथ एक्टिविटी नहीं होगी। अगर आप ये देखें कि आज से 4 साल पहले आप कभी जो कोई इंडस्ट्री लगाने जाते हैं ना, कम से कम आप 5 साल का व्यू लेते हैं इसके ऊपर। अगर आप एक इंडस्ट्री लगाना शुरू की, उस वक्त 5% का इंटरेस्ट रेट था, वो 13.5% पे चला गया, फिर वो 7% पे आ गया, फिर वो 15% पे चला गया, तो आपकी इंडस्ट्री का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, आप इंडस्ट्री लगा ही नहीं सकते। तो जाहिर है कि इसके लिए हमें इंटरेस्ट रेट को नीचे लाना पड़ेगा
और आपको एक व्यू देना पड़ेगा कि भाई आप पर आज आपको से बिजनेस चलाना है तो आपको इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करना पड़ेगा। लेना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि आप मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग्स हमारी होती हैं, भले आप 8 हो गई हैं, पहले 6 होती हैं, अब 8 हो गई हैं, आप 8 नहीं आप 15 मीटिंग कर लें, लेकिन कम से कम आप लेकिन मॉनेटरी 15 कर पॉलिसी लेंगे, के फिर उसमें एक नहीं नहीं मैं possibilities उसी पे आ रहा हूँ, गंवान- नहीं मैं इसी पे आ रहा हूँ, मैं इसी जी। पे कह रहा हूँ। आप भले आप 15 करें, लेकिन आप व्यू तो दें कम से कम। आप एक रिव्यू मीटिंग भले करें, लेकिन आपकी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट को कम से कम 3 साल का एक व्यू तो दे, वरना इंडस्ट्री कैसे लगाएगा आदमी कि भाई हम दैट्स हम ये फोर्सी करते हैं। क्योंकि देखें 15% पे तो इकॉनमी चली नहीं सकती ना। आपका स्टैग्फ्लेशन, आपका इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है, एक तरफ आपका इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है, दूसरी तरफ आपकी 15% ग्रोथ स्टैग्नेट हो गई, तो ये टिपिकल स्टैग्फ्लेशन का सिनेरियो है जिसकी आप बात करें। इकॉनमी कैन नॉट रन लाइक दैट। और मैं समझता हूँ कि जाहिर है कि ये चीज़ एक पर्सनल ओपिनियंस भी होते हैं। पहले रजा बाकर साहब थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर, अब डॉक्टर मुर्तज़ा आ गए हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि जो एक गवर्नर के चेंज होने के बाद भी क्या आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में स्ट्रैटेजी जो है वो डिफरेंट रखी जाएगी? इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए सिर्फ एक ही टूल यूज़ नहीं किया जाएगा कि आप मॉनेटरी पॉलिसी को बढ़ा दें, आप अदर टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं। देखें मुर्तज़ा साहब तो अभी टेम्प्रेरी है ना, उनका है कि अभी जब तक हैं अभी तो उनका एक्टिव है, आई थिंक 1 महीने का उनका भी टेनर बाकी है गालिबन, उसके बाद फाइनल डिसीजन आएगा। देखिए पहली चीज़ तो इसमें हमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंडामेंटल इशू समझने की ज़रूरत है ना, जिससे मेरा ख्याल हमारे यहाँ बात नहीं होती, वो ये है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री और स्टेट बैंक आपकी 2 पिलर्स हैं आपकी इकॉनमी के। अच्छा, पिलर्स हैं 2 आपकी, जो 2 बुनियादी इदारे आपकी इकॉनमी को चलाते हैं, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री और आपका स्टेट बैंक चलाते हैं। चुनाचे ज़रूरी होता है कि आपका फाइनेंस मिनिस्टर, स्टेट बैंक गवर्नर वगैरह सब एक पेज पर हों। इसी वजह से ऑटोनॉमी के बावजूद पिछले कुछ अरसे में एक बनाया गया था, फाइनेंशियल कोऑर्डिनेशन बोर्ड बनाया गया था, ताकि स्टेट बैंक और फाइनेंस मिनिस्ट्री अपनी पॉलिसी मेकिंग को सिंक्रोनाइज कर सकें। अनफॉर्चुनेटली वो स्टेट बैंक की मॉनेटरी की ऑटोमेशन और ऑटोनॉमी के चक्कर में वो जो है डिफंक्ट हो गया, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर द इकॉनमी। क्योंकि देखिए ये हो ही नहीं सकता कि आपकी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री एक सेंस में सोच रही हो और आपका स्टेट बैंक दूसरी सेंस में सोच रही है। इस प्रैक्टिस दुनिया में ऐसा कहीं होता ही नहीं है, इट्स डजंट वर्क लाइक दैट। तो मैं समझता हूँ कि अभी जो आने वाले दिनों में सबसे बड़ा चैलेंज होगा, और इस पर उन्होंने इंडिया भी दिया है, कि ये जो पॉलिसी मेकिंग की जो सिंक्रोनाइजेशन है ना, उस पर काम किया जाएगा कि ठीक है स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी अपनी जगह बरकरार रहे, लेकिन साथ ही साथ जो है कोई ग्रोथ और इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क पे कोई सिंक भी होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि अगर गवर्नमेंट चाह रही हो कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, देखिए एक सिंपल सी इकोनॉमिक्स है, पाकिस्तान की आबादी 2.5% से बढ़ती है, ठीक है ना जी। अगर आप 4.5% या 5% की भी ग्रोथ अचीव करते हैं, तो आपकी नेट जो आपकी जो इम्पैक्ट आ रहा है वो तो सिर्फ 2.5% आ रहा है। पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए हमें अगर करना है, जो चाइना का मॉडल पे जाना होगा, आपको 8 से 10% की ग्रोथ चाहिए 10 साल तक, तब जाके हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बैकलॉग है वो क्लियर होगा, हमारे बुनियादी इदारे तश्कील हो पाएंगे, वरना ये नहीं हो सकता। और आपने बात करें शॉर्ट टर्म चैलेंजेस तो हैं, वो आप मैनेज भी करें, किसी न किसी हद तक ज़ाहिर गवर्नमेंट मैनेज करेगी, लेकिन बात ये है कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग देयर इज नो शॉर्ट टर्म फिक्स। इकोनॉमिक्स में कोई शॉर्ट टर्म फिक्स होता ही नहीं है। राइट। मैं अरसलान से पूछना चाहूंगी, अरसलान शॉर्ट टर्म चैलेंजेस की बात हो रही है, और साथ साथ मैं चाहूंगी कि आप मॉनेटरी पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक जो चेंज हुए हैं उनके हवाले से भी बात करें, तो आपका टेक ज़रूरी है। और साथ साथ शॉर्ट टर्म चैलेंजेस में जो नौमान साहब ने पॉइंट आउट की हैं चीज़ें, क्या वो राइट ही सोल्यूशन है? क्योंकि एक तरफ आपकी वो पॉलिटिकल पार्टी आती है जिसका एक मैनिफेस्टो भी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, सेकेंड थिंग इज दैट उसका टेन्योर छोटा है, और आने वाले दिनों के लिए उसको इतना काम कर जाना है कि पॉलिटिकल जो एक उसकी स्टेबिलिटी है या फिर पॉलिटिकल एक उसका पॉपुलर डिसीजंस है वो उनके काम आए। जी, सबसे पहले तो अगर कुछ बातें रिकॉल करें, जैसे नुमान साहब अभी कह रहे थे, तो उसमें एक तो बिल्कुल कोऑर्डिनेशन होती है फिस्कल और मॉनेटरी साइड की। राइट। एक जो गवर्नमेंट जो फिस्कल साइड पे, मॉनेटरी जो आपका स्टेट बैंक साइड पे। अब इसके अंदर टू एन एक्सटेंड आपकी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, टू एन एक्सटेंड थोड़ी इंडिपेंडेंस भी होनी चाहिए, राइट, नंबर 1। नंबर 2, उसमें देखें गवर्नमेंट अगर इतना ज़्यादा बोरोवर है और स्टेट बैंक अगर कम शरह सूद पर उनको लैंड करता है, तो वहाँ पे थोड़ी एक इम्प्रूडेंस आ जाती है। दिस इज द रीज़न वाई थोड़ा सा इसकी फाइन लाइन होती है। लेकिन अगर हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से, और जो चेंज इन गवर्नमेंट इस वक्त हुआ है, गवर्नमेंट स्टेट बैंक्स गवर्नर रादर, लेट्स पुट इट दैट वे, देखिए अब हमें देखना है कि जो करंट गवर्नमेंट है उनकी पॉलिसी क्या है। अगर उनको पुराने रिजीम को हम थोड़ा एनालाइज करें, तो वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ उन्होंने की थी, दैट वाज कीपिंग द एक्सचेंज रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो दैट हैज़ अ डबल वैमी इफेक्ट। नंबर 1, यस उससे आपकी इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन कम हो जाती है, यस उससे आपकी जो है ग्रोथ आपकी सब्सिडाइज हो जाती है, बट ऑन दी अदर हैंड उसके एक डिसएडवांटेजेस भी हैं जो आपकी एक्सपोर्ट्स को मेजरली अफेक्ट करता है। अब ये वाला जो रिजीम आया था, इट वाज आई वुड से एन एक्सपेरिमेंट कि आपने फ्लेक्सिबल करेंसी की थी, उसमें वॉलेटिलिटी जो हमने देखी ना, वो बिजनेस के लिए किलर है।
अब एक वक्त आपका करेंसी 140 से उठ के 166, 167 चली गई, फिर 152 आ गई, फिर 152 से 187, 189 तक चली गई। इस वॉलेटिलिटी में अगर लोग देखें तो ना लोगों ने बॉन्ड्स में इतने पैसे कमाए होंगे, ना लोगों ने स्टॉक्स में इतने पैसे कमाए होंगे जितने करेंसी में स्पेकुलेट करके कमाए होंगे। इसको वो तो नई रजीम आके कर्टेल करेगी। अब आपने बात की शॉर्ट टर्म फिक्सेस की, देखिए गवर्नमेंट का जो मैंडेट है आइडियल सिनारियो में तकरीबन 1.25 साल का है, इन एन आइडियल सिनारियो। राइट। तो इस वक्त जो PMLN लेड गवर्नमेंट में बोलूंगा, आपने आइडियल सिनेरियो पे बात की ना, तो मैं इसके ऊपर एक और क्वेश्चन पूछूंगी, पहले आप डिटेल बता दें। इस वक्त जो 1.25 साल के अंदर डैमेज कंट्रोल करना है और आपको एक समझ लें कि एक ब्लूप्रिंट देना है कि अगर हम गवर्नमेंट में आए नेक्स्ट ईयर तो हम क्या, हमारे क्या 5 ईयर प्लान होंगे। अब उसमें भी वी हैव टू सी, क्योंकि ये जो स्टेटस को हमारी पार्टीज है, लेट्स पुट इट दैट वे, PMLN और पीपल्स पार्टी, इनके अलग इकोनॉमिक मैनिफेस्टो है। तो नेक्स्ट ईयर हुकूमत में कौन आएगा, क्या वो पीपल्स पार्टी के टिल्ट होगी, PMLN का टिल्ट होगा। लेकिन जो बुनियादी चीज़ ये है कि हमारी मल्टीलैटरल एजेंसीज के साथ जो डिस्कशन है, जो बोरोइंग साइड पे है और जो हमारे बायलैटरल ताल्लुकात हैं बोरोइंग साइड पे, उनको हमें ये दिखाना है कि वी व्हाटएवर जो हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, वी आर अलाइंड व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी। अब उस इकोनॉमी के अंदर हम देखें, वी होप कि जो मिस्टेक्स हैं वापस रिपीट ना हो। अच्छा, डोंट मिस दैट ऑपोजिशन पार्टी, एक्चुअली इसका भी थोड़ा सा एक इशू है, क्योंकि एक तरफ आपके प्रोटेस्ट या धरने की कॉल दी जा रही है, दूसरी तरफ आपके पास बिजनेस के लिए चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं। इससे कैसे कंट्रोल किया जाएगा? लेकिन इसको आप कंट्रोल इसी तरीके से कर सकते हैं व्हेनेवर यू हैव जनरल इलेक्शंस, ये उससे पहले कंट्रोल नहीं हो पाएगी। और इसका जो इम्प्लीकेशंस हैं, जैसे अभी नुमान ने बता रहे थे, 15% अगर आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है तो कोई बिजनेस पैसा लगाएगा नहीं, तो आपकी कंट्रैक्शन शुरू हो जाती है, आपकी इकोनॉमी स्लो हो जाएगी, आपकी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। अब उसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि आप 5 साल की क्लैरिटी फिर से लेके आ जाए। अब आप बात कर रही हैं कि जो अपोजिशन के जो इस वक्त आप कह सकते हैं कि प्रोटेस्ट हैं, अभी फिर एक लॉन्ग मार्च होगी, तो मई के अंदर सारे प्रोटेस्ट हैं, लॉन्ग मार्च आपकी जून में, वी डोंट नो अगर आगे जाके वो धरना कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि पास्ट में ये हम कर चुके हैं, ये प्रेसिडेंट है। लेकिन अगर आप ये देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि हम लोग मार्च 2023 से पहले तो करा ही नहीं सकते इलेक्शंस, चाहे वो डीलिमिटेशन की बात हो, चाहे आपको फिर से सेंसस करना हो, बीच के अंदर ये आपको थोड़ा अग्री करना होगा पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं ये कहता हूँ, ये समझ लें आपका एक इंटरिम पीरियड है, जैसे स्टॉक मार्केट में होता है आपका प्री मार्केट पीरियड, तो ये 6 महीने जो है आपका प्री मार्केट पीरियड होगा, जिसके अंदर सिर्फ आपको स्टेबलाइज करना है इकोनॉमी को, इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस देना है। हैविंग सेड दैट नताशा, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जो ग्लोबल कमोडिटी साइकिल है ये टोटली अगेंस्ट है पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान जब ऑयल प्राइसेस, ये तो अरसलान, ये तो पूरे ग्लोबल एक फिनोमेना हो गया ना, ये तो एक ग्लोबल चैलेंज हो गया है। ग्लोबल फिनोमेना बिल्कुल होता है। मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, आपकी तनख्वाह जो है किसी की है 80,000 रुपीज़, उसमें से 60,000 रुपीज़ वो सिर्फ कमाते हैं रमज़ान के महीने में, तो अगर रमज़ान का महीना उसका बुरा गुजरा तो उसकी यानी कि इनकम ही खराब हो गई। तो पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी है, इट इज़ एक्सट्रीमली वल्नरेबल या सेंसिटिव टू इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस। तो अगर ऑयल प्राइसेस $140, $150 को 3 महीने भी रह गई, तो आई रियली फियर कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात और ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि हमने अपने स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स पे कभी तवज्जो नहीं दी, क्योंकि वो पॉलिटिकली मुश्किल होता है। आपको जो लॉसेस कर्टेल करने हैं रेलवे के, स्टील मिल के, प्राइवेटाइज करने हैं, आपको एक्सपोर्ट्स ग्रो करनी है स्ट्रक्चरल, आप उधर फेल कर जाते हैं। आपको डायरेक्ट टैक्सेशन ये होती है कि जो अमीर आदमी आप उनसे पैसे लें और जो गरीब आदमी उनको सब्सिडाइज करें। अभी IMF के अंदर डिस्कशन आ रही है कि आपको टैक्स रेट बढ़ाना पड़ेगा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 5 साल पहले अगर किसी की तनख्वाह 1 लाख रुपए थी तो वो डॉलर 100 रुपए था, ठीक है, तो उस पर उसका टैक्स रेट कम था, $1,000 पे टैक्स रेट कम था। अब करेंसी आपकी डेप्रिशिएट हो गई है, ठीक है, अब $600, अब 600 आप डॉलर कमा रहे हैं, लाख रुपए कमा रहे हैं, तो उसके ऊपर टैक्स रेट बढ़ा रहे हैं। हालांकि दुनिया में बिल्कुल उल्टा हो रहा है, दुनिया में आपके मिनिमम वेजेस बढ़ रहे हैं। तो ये जो आपकी पॉलिसीज है ना, इनके ऊपर वंस एंड फॉर ऑल डिसीजन लेना होगा। लेकिन इट इज़ अ वेरी टफ टाइम फॉर इन्वेस्टर्स, फॉर एनालिस्ट एंड इवन फॉर द बिजनेसेस कलेक्टिवली, क्योंकि ये इकोनॉमी को इस वक्त संभालना बड़ा जरूरी है। आई फियर कि अगर $1-2 बिलियन आपके करेंसी रिजर्व्स और डिप्लीट हो गए तो आपके रुपये के ऊपर बहुत प्रेशर आएगा। रुपये के ऊपर प्रेशर आएगा तो अगेन तमाम चीज़ें मैस हो जाएंगी। नुमान, आपसे पूछना चाहूँगी मैं, मिफ्ता इस्माइल साहब एज फाइनेंस मिनिस्टर, उनको बहुत ज़्यादा IMF ने भी रिगार्ड किया है, और पाकिस्तान की अगर देखा जाए इकॉनमी के नंबर्स को तो वो सही से जानते हैं कि क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है जिसकी वजह से एक अच्छे नताइज आ सकते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि आने वाले दिनों में क्या कोई ऐसा प्लान जो कि एक कैओस एक्सपेक्टेड है कि ये चीज़ें, ये चैलेंजेस हैं, शॉर्ट टर्म भी लॉन्ग टर्म भी, क्या वो उससे कूप अप कर लेंगे?
देखिए मिफ्ता इस्माइल साहब इज़ अ वेरी वेल एजुकेटेड गाय, प्रोफेशनल बंदे हैं, वॉटन के पढ़े हुए हैं। बात ये कि वो हों या कोई और बंदा हो, इस वक्त जो इकोनॉमी की, जो डॉलर की हमारी करंट अकाउंट की सूरत हाल है, कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर होगा ना, वो उसी को एड्रेस करेगा, क्योंकि बगैर उसको एड्रेस किए कोई तरीक़ेकार नहीं है। इकोनॉमिक प्लान देने के लिए अगर आप पहले तो डिफॉल्ट से बचाना है ना कंट्री को, कि आपके जो रेट्स आपके आ गए हैं, अनफॉर्चुनेटली देखिए एक कुछ बुनियादी इकोनॉमिक से कुछ मुबादियात हैं, वो ये हैं कि आप कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क जब देते हैं ना, उसके रिजल्ट शुरू होते हैं आना 6 महीने से साल के अंदर। यानी आप जो आज जो भी पॉलिसी फ्रेमवर्क देंगे 6 महीने से साल के अंदर उसके रिजल्ट्स आना शुरू होंगे। अच्छा, उसका जो इम्पैक्ट, प्रॉपर इम्पैक्ट आना शुरू होता है बिटवीन 3 to 5 ईयर्स आता है। इसीलिए आप देखें दुनिया ने, ह्यूमन सिविलाइजेशन ने अपने एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए से ये चीज़ सीखी कि भाई कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है उसका टेनर जो होता है बिटवीन 4 to 6 ईयर्स होता है। हमारे यहाँ तो आपको सूरत पता ही है कि हमारे यहाँ कितना टेनर होता है। तो बात ये कि जब वो पिछले दिनों हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर और फाइनेंस सेक्रेटरीज थे, वो रजा बाकर साहब ने जाते हुए एक ट्वीट की कि मैं अपने उन तमाम फाइनेंस मिनिस्टर और फाइनेंस सेक्रेटरीज का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मालूम हुआ कि पिछले 3 सालों में जब वो स्टेट बैंक गवर्नर थे तो 4 फाइनेंस मिनिस्टर और 5 फाइनेंस सेक्रेटरी तब्दील हो गए। तो बात ये है कि भैया आपकी कंटिन्यूटी ऑफ प्लानिंग कहाँ से आएगी? तो बात ये कि हमें इस वक्त क्या वजह थी, क्या समझते हैं आप? उसकी वजूहत जो भी होंगी ये तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट बेहतर जानती है, पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। लेकिन आप प्रैक्टिकली अगर देखें तो ये सही नहीं है। लेकिन भाई देखें ना कैसे एक बंदा है, आप देखें इंडिया ने तरक्की कैसे, अर्ली 1990s में डॉक्टर मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने इकोनॉमी का प्लान दिया, फिर वो काफी अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर है, फिर वही प्राइम मिनिस्टर बाद में बन गए। नतीजा ये निकलता है कि एक बंदे को, एक टीम को जो है अपना विजन प्लान बना के उसको इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलेगा, तभी नतीजे जाएंगे ना। अगर आप कंटिन्यूअस चेंज, देखिए आपकी इकोनॉमी अच्छी हो या बुरी हो, अगर बंदे लोग चेंज होते रहेंगे, टीम चेंज होती रहेगी, आप मैनेज नहीं कर सकते। राइट। सिर्फ मलेशिया का भी प्लान हम देखते हैं, वहां भी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं बड़ी स्ट्रांग दिखाई देती हैं। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जब मलेशिया में जब महातीर साहब आए और महातीर ने तो उस वक्त मलेशिया 70s में, आई थिंक 72 में आए थे वो, तो मलेशिया वाज एन एग्रीकल्चर इकोनॉमी। तो उन्होंने कहा कि मुझे मलेशिया को एक इंडस्ट्रियल और टेक इकोनॉमी क्रिएट करना है। तो महातीर हिमसेल्फ वेंट टू सिलिकॉन वैली और एक हफ्ता बैठ के उन्होंने सारी वहां की फर्म्स को देखा कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, क्या काम होता है। तो जरूरत इस समर की होती है कि दुनिया में जब भी आप काम करने जाते हैं ना, आपने बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखना होता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान में अगर एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में आगे जाना है ना, तो आपने री इन्वेंट दी व्हील नहीं करना। आपने ये करना है कि भाई आपने जेवीज करने हैं दुनिया के अच्छे इदारों से जिनसे आपके रिलेशनशिप हैं, ताकि वो आए अपने यहाँ पे कैंपसेस कायम करें, हमारे नए लोगों को ट्रेन करो, आगे बढ़े। जब तक आप एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो भी दुनिया के अच्छे इदारों के साथ मिलकर आपके फंडामेंटल प्रॉब्लम्स कभी सॉल्व नहीं होंगे। अगर आप ये करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें ना, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास आज तक, जैसे भी कमोडिटी साइकिल के अरस्तान ने बात की ना, ये स्टैंडर्ड साइकिल है। हर चंद सालों बाद जो है तकरीबन $25-30 पे आ जाती है तो गवर्नमेंट खुश हो जाती है, कहती है सरप्लस आ गया, दोबारा $100 पे आती है। आप 20-25 साल की हिस्ट्री उठा के देख लें। लेकिन जब अच्छे वक्तों में कोई प्लान नहीं करता कि भाई जब ये $100 पे आएगी तो उस वक्त हम कैसे मैनेज करेंगे, हमेशा से हमारे पास यही होता रहा है। अच्छा, कोविड के दिनों में आपको याद होगा कि हमारे पास ये एक स्टैंड था, ये हमारे पास एक स्पेस थी कि हम जो है वो इसको कवर अप कर सकते थे। उस वक्त क्यों नहीं किया? भाई 25 साल से यही हो रहा है कि भाई जब भी $30-40 पे आता है हमारा तो जीरो हो गया था। हाँ, जीरो तो हो गया था। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई ये 25-30 साल से यही हो रहा है हमारे यहाँ कि जब वो कम हो जाता है लोग उससे कहते हैं कि हमारे यहाँ गाड़ियां इंपोर्ट होना शुरू हो जाती हैं, बजाय इसके कि हम अपने बफर्स को, रिजर्व्स को। एक्चुअली ऑप्शन भी है आपका रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। अगर वो भी स्टॉप कर देंगे आप, अगर आप वो भी स्टॉप कर देंगे तो फिर आपका रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा? रेवेन्यू तो आपने टैक्सेशन यहाँ से लगाएं, रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा? अभी आपने सैलरीज की बात की, हमारे यहाँ पॉलिसी ये है कि टैक्सिंग द टैक्स, जो ऑलरेडी टैक्स नेट में उसी के मजीद टैक्स थोप दो। पहले इंटरेस्ट जब सेल टैक्स में 12% था, फिर 15% हो गया, फिर 17% हो गया। आप नहीं समझते कि डायरेक्ट से ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स को, जैसे आपने थोपने की बात की है, तो वो थोपना चाहिए? नहीं भाई, पाकिस्तान में आप डायरेक्ट करें या इनडायरेक्ट करें, ये डिजिटाइज होना चाहिए। दो चीजें होनी चाहिए इसके अंदर, दो फैक्टर्स हैं। एक तो इकोनॉमी के वो सेक्टर्स जिस पे टैक्स ऑलरेडी लगा हुआ नहीं है, जैसे कि एग्रीकल्चर है, ट्रांसपोर्टेशन है, इस किस्म के जो बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां वैल्यू जनरेट होती है। देखिए इसका बेसिक मेजर क्या होता है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो होता है ना। अब जीडीपी कैसे कैलकुलेट होता है? जीडीपी आपके इकोनॉमी के मुख्तलिफ सेक्टर्स होते हैं जिसको आप कंबाइन करके जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। आप ये देख लें कि भाई टैक्स टू जीडीपी रेशियो आपका जो है किस किस सेक्टर का कम है, और उस सेक्टर के बाद जीडीपी आप अपना जो है टैक्सेशन लगा दें। और दूसरा जो है, एक तो आपने इकोनॉमी जीडीपी बेस करना है और दूसरा है ऑटोमेशन, डिजिटाइजेशन। आज के जमाने में अगर आपको लगता है कि, क्योंकि अगेन इकोनॉमिक्स से ये बुनियादी बात है, इकोनॉमिक्स का एक बेसिक प्रिंसिपल है कैनन्स ऑफ टैक्सेशन का कि इकोनॉमी होनी चाहिए। उसके अंदर मतलब ये है कि आपने जो कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन है
वो इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि आपकी जो टैक्स पैसा आ रहा है सारे के सारे उसी में निकल जाए। अगर आप अपनी टैक्स मशीनरी को बहुत बढ़ा देंगे तो टैक्स जमा करने का फायदा क्या रह गया, आपका सारा पैसा तो कलेक्शन में निकल जाएगा। उसका सिर्फ एक ही तरीके का है आज 2022 में, डिजिटाइजेशन एंड ऑटोमेटिक पीओएस वगैरह का जो स्टेप्स लिए थे ना उसने आपके इसको आपने मजीद वसी करना होगा, वॉर फुटिंग में करना होगा कि भाई जहां पे पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन है। बिल्कुल पॉइंट टेकन नोमान साहब, लेकिन ये होता है समटाइम्स कि जब आप एफबीआर को क्यू देते हैं, उनको गो अहेड देते हैं, तो फिर वहां पे भी कोई एक अग्रेशन आ जाता है और बिजनेस कम्युनिटी फिर थोड़ा सफर करती है। वो भी शिकायत करती है कि नहीं ऐसा ना करें, हमें वन विंडो ऑपरेशन चाहिए, हमें एक बार तंग किया जाए, साल में बार बार तंग ना किया जाए, हमें 5-5 साल की चीजें ना मांगा जाए कि हम उसके रिकॉर्ड ही मेंटेन करते करते पूरे हो जाए। ऑटोमेशन से बेहतर वन विंडो क्या होगा? जब आप ऑटोमेशन डिजिटाइजेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो है वो वन विंडो ऑपरेशन क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि जाहिर है कि चीज़ें आपका टैक्स इसमें ट्रांसपेरेंसी भी आ जाएगी, हैरेसमेंट भी नहीं रहेगी, डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन हो रहे हैं, जब ट्रांजेक्शन जहाँ पे ओरिजिनेट हो रही है वहीं पे टैक्स भी कट जाएगा। डिजिटाइजेशन के अलावा आपके पास कोई तरीकेकार नहीं है आपका टैक्स टू जीडीपी रेशो बढ़ाने का इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान। और दूसरा आपको कुछ पॉलिटिकली टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे, एग्रीकल्चर पे, टैक्स पे, सर्विसेज पे आपने टैक्स लगाना होगा। राइट, एग्रीकल्चर की बात हो रही है अरसलान, एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जमींदार तो टैक्स देते हैं, ढल वगैरह क्या कुछ ऑप्शंस होते हैं? नॉमिनल टैक्स पे, एंड सेकेंडली उसमें नॉमिनल होने के बावजूद भी कि वो जो लैंड रिफॉर्म्स हमें चाहिए थे करने, ताकि हम लोग इवैल्यूएट करते कि जो छोटा जमींदार है वो कम टैक्स से या ना दे, और जो बड़ा जमींदार है ठीक है वो ज्यादा दे, और उसको देना भी चाहिए, तो उसकी इनकम पूरी कंप्लीट होनी चाहिए डिजिटली। एक आपके पास एक मैट्रिक्स होना चाहिए जिससे आप ये एक रफ कैलकुलेशन लगा दें कि उसकी इतनी अगर वेल्थ है या इतनी इसकी जमीन है, उसके हिसाब से उसकी आमदनी इतनी होगी तो उसके ऊपर टैक्स ही होना चाहिए। लेकिन देखिए हमारे, और इस चीज की जमानत भी देनी पड़ेगी कि मिडिल मैन कोई जो है वो रसीद गायब नहीं करेगा जी। वो बिटवीन द लाइंस इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, क्योंकि काफी जो आपके जमींदार हैं बड़े बड़े, उन्होंने अपने फ्रंट मैन के ऊपर जो है ना जमीनें रखी होती है, तो वो कभी नेट के अंदर आते ही नहीं है। लेकिन हमें जो समझना चाहिए, हमारे पॉलिटिकल डायनामिक्स ऐसे हैं कि मोस्ट ऑफ द इलेक्टेड लीडर्स आर फ्यूडल्स एंड लैंडलॉर्ड्स देमसेल्व्स, राइट। सो वो उनका वेस्टेड इंटरेस्ट ही होता है कि उसको डिले करना, इस प्रोसेस को थोड़ा कमी रखना, क्योंकि वो उनके अपने जेब के ऊपर अटैक होता है। सो उस एंगल से अगर देखा जाए तो इट इज़ ऑलमोस्ट क्लोज टू लाइक इम्पॉसिबल कि आप उनको फेयरली टैक्स कर पाए। लेकिन जो मिडिल मैन है, आप वहां से अगर शुरू करें तो वो चेन आप पकड़ लें कि मिडिल मैन को टैक्स करना शुरू करें। वही फिर डिजिटलाइजेशन का वो जो नमान ने पॉइंट आउट किया है, डिजिटलाइजेशन के साथ साथ आपको सप्लाई चेन भी मैनेज करनी होगी, क्योंकि उसके साथ अब ये देखना है कि जो फार्मर है, जो गरीब आदमी है, उसको फेयर इनकम मिलती है कि नहीं मिलती है। उसमें आपको जो मिडिल मैन है उनको कट करना होता है। तो फार्म टू द शॉप, उसमें आपको ये वाला प्रोसेस जब आप इंक्लूड करेंगे, जो ग्लोबली बड़ा $multi-billion आपके जो है इंडस्ट्री है, तब जाके फार्मर की इनकम बढ़ेगी और जो उसके जेब के अंदर जाएगी और जो वापस इकोनॉमी के अंदर वापस ट्रांसलेट होती है इनकम के अंदर। राइट। आपने अगर वीट की बात की जाए तो यहाँ पे फार्मर से एक फिक्स प्राइस के तौर पे जो है वो उठाया जाता है, तो हम ऐसे नहीं कर सकते डिफरेंट कमोडिटी के डिफरेंट प्राइसेस फिक्स कर दें ताकि इश्यूज हो ही ना? देखिए इसमें इट्स अ डबल एज सॉर्ड। उसमें फॉर इंस्टेंस ये है कि इंटरनेशनल प्राइसेस फॉर इंस्टेंस आपके X चल रहे हैं या 2000 चल रहा है, आपने अगर वीट सपोर्ट प्राइस कम रखी है तो उसपे फार्मर्स को वारा नहीं आता, ठीक है, दैट्स अ प्रॉब्लमैटिक थिंग, क्योंकि इसकी कॉस्ट ऑफ इनपुट बहुत बढ़ जाती है। सेकेंडली, अगर आप उससे बहुत ज़्यादा करते हैं तो आप दूसरे क्रॉप्स को डिसएडवांटेज कर देते हैं। हमें देखना चाहिए कि हमारी नीड कितनी है। मैं सब क्रॉप्स की बात कर रही हूँ कि फिक्स प्राइस हो जाए, जैसे वीट के फिक्स है, वो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये मार्केट डिटरमिन्ड होनी चाहिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। वीट की आपकी है पाकिस्तान के अंदर, बीच में ज़्यादा डिबेट चल रही है कि कॉटन में भी आप सपोर्ट प्राइस लेके आए, लेकिन देखिए ज़मीन आपके पास लिमिटेड है। अगर हर चीज़ की आप सपोर्ट प्राइस लेके आएंगे तो फार्मर ये नहीं होता कि एक साल वीट लगाएगा और अगले साल कॉटन लगाएगा, फिर उसके साथ राइस लगाएगा। तो एक कंसिस्टेंसी होती है आपकी ज़मीन की, उसको 5 से 10 साल लगते हैं उसके चेंज करने में, फ्लेवर और उसकी यील्ड चेंज करने में। सो इट इज़ डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट दैट वे। लेकिन जो पॉसिबल चीज़ है वो ये है कि आप एग्रीकल्चर यील्ड्स बढ़ा सकें, आप अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इंकॉर्पोरेट करें। राइट। अच्छा अरसलान, ये भी बात करते हैं, लेकिन साथ साथ मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से आपसे पूछती चलूँ। इस बार एक रिकॉर्ड प्रॉफिट बुक किए गए, खासकर क्वार्टर की अगर इनकम की बात की जाए 320 बिलियन रुपीस के हवाले से, इसके बारे में प्लीज़ बताइए कि कितनी अच्छी परफॉर्मेंस देखी जा रही है। ताजा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारी जो लिस्टेड कंपनीज हैं, जो स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट है, वो प्रॉफिट देती हैं, अच्छा प्रॉफिट देती हैं, और पिछले 3-4 सालों में इनके प्रॉफिट्स ग्रो किए हैं। ये जो एक मैसिव इंक्रीज आया है वो 2 वजहों से आया है। एक तो आपके ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज,
क्योंकि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ गई हैं और ये जो कंपनीज हैवी वेट्स हैं इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी कॉन्सिक्वेंटली बढ़ गई है। सिमिलरली आपके फर्टिलाइजर जो सेक्टर है, फर्टिलाइजर की प्राइसेस बढ़ गई हैं, फर्टिलाइजर वाली कंपनीज जो है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ गई है, वो भी आपकी नजर आ रही है, और बैंक सेक्टर की भी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई। ये तो मैं आप बता रहा हूँ सर, चले पुरानी इन्फॉर्मेशन को देख रहे हैं। हाँ, अगले 2-4 क्वार्टर्स क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, कमोडिटीज महंगी हो गई हैं, तो किन सेक्टर्स में कंट्रैक्शन भी आएगी। इट मींस कि फिर सीमेंट तो डिप्रेस दिखाई देगा, सीमेंट, कोल प्राइस तो बढ़ है, स्टील, ये सारे जो है कुछ अगले 6 महीने तक दे विल बी फीलिंग द हीट, अ मैसिव हीट। बट ऑन द अदर हैंड प्रॉब्लम ये नहीं कि प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है इन कंपनीज की, नहीं, प्रॉब्लम ये है कि जो उनकी करंट प्राइसेस है, शेयर प्राइसेस है, वो रिफ्लेक्ट नहीं करी उनकी इनहेरेंट वर्थ को। तो आपको एक एसेट मिल रहा है जो आपको मिसाल है 25 रुपए कमा के हर साल देता है, वो 100 रुपए का मिल रहा है, लेकिन लोग ले नहीं रहे। लोग क्यों नहीं ले रहे? कुछ सीमेंट है जो डिविडेंड यील्ड उनकी बहुत ही मार्वेलस है। जी बिल्कुल, अगर आप देखिए 5 का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल हम कहते हैं, मतलब 5 रुपए आप देंगे तो 1 रुपए आप सालाना कमाएंगे, ये वो बिजनेसेस मिल रहे होते हैं। लेकिन लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं करें क्योंकि लोगों का ट्रस्ट ओवर द सिस्टम काफ़ी शैकल हो गया है। वो इसलिए देखिए हम बात कर रहे थे अभी कि आप डायरेक्ट टैक्सेशन या कैसे तरीके से इनडायरेक्ट टैक्सेशन की बात कर रहे थे। देखिए अगर आप किसी ताजर बरादरी या किधर भी एक एसोसिएशन से मिलने जाते हैं ना, या तो आप एज ए फाइनेंस मिनिस्टर जाएंगे मिलने, या आप उनके डेप्यूटीज या एफबीआर के रिप्रेजेंटेशन से, लेकिन वो जो निगोशिएटिंग पार्टी है हर 6 महीने 12 महीने चेंज हो जाती है। ठीक है, तो वो अगला बंदा आपके साथ बार्गेन करेगा, फिर नया आएगा, फिर उसके साथ फिर बार्गेन करेगा, तो वो प्रोसेस आपकी कंटिन्यूटी नहीं रहती। इसमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑल्सो कि पॉलिटिकल विल हो और कंटिन्यूटी हो। जैसे नुमान कह रहे थे कि देखिए सबको पता है कि अंडर इनवॉइसिंग हो रही होती है, ट्रेडर्स चाहते हैं कि आप भले हमें वाइट करें लेकिन थोड़ा स्लो एंड ग्रेजुअल करें। आपको याद होगा बीच में 2 साल पहले सीएनआईसी की कंडीशन आई थी, उस पे काफी रेजिस्टेंस थी कि लाख रुपए की शॉपिंग के ऊपर सीएनआईसी हम कैसे देंगे, पूरा ये सिस्टम। गोल्ड लेंगे तो भी आपको सीएनआईसी शो करना पड़ेगा। दैट इज एन एफएटीएफ रिक्वायरमेंट बाय द वे कि ज्वेलर्स को भी डॉक्यूमेंट करना है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये हो रहा था कि अब्रप्ट चेंज जो है ना, वो आपकी बिजनेस कम्युनिटी न चाहती है न देना चाहिए, लेकिन एक ग्रेजुअल तब होना चाहिए जब कंटिन्यूटी है। जब पॉलिसी कंटिन्यूटी नहीं है तो इन्वेस्टर्स काफी घबरा जाते हैं और एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान का ही नुकसान होता है, बिकॉज जॉब्स क्रिएट नहीं होती। राइट चलें जी, पाकिस्तान का नुकसान नहीं करना है, फ़ायदे की बात सोचनी है। वो कहते हैं ना जुगाड़ नहीं करनी है बल्कि काम की जो है वो तरफ जाना है। तो नमान, मैं अरसान से ही जो एक क्वेश्चन मैं कर रही थी तो मैं उसी से लिंक करूंगी। फार्मर्स की बात हो रही थी और वहीं पे एग्रीकल्चर लैंड पे आपने कहा था कि चीज़ों पे जो है वो टैक्सेस के हवाले से क्रैक डाउन होना चाहिए। सो होता ये है कि समटाइम्स जब आप फार्मर कोई एग्रीकल्चर लैंड पे यहाँ पर एग्रीकल्चर उगाता है फील्ड और अपने जो है वो पूरी क्रॉप्स जो है वो जब उनकी उग जाती हैं तो उसमें पानी के और डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं, वो खुद अपने वसाइल से उसको पूरा करने के बाद उसकी जो कॉस्ट है वो फुलफिल नहीं की जाती या सब्सिडाइज नहीं की जाती या उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दी जाती। जब वो अपने वसाइल यूज़ करता है तो फिर वो जब उसके एक पर्क्स होते हैं वो भी खुद ही लेना चाहता है। इसके ऊपर बताइए, तो फिर इसके ऊपर टैक्सेस कैसे हम जो है वो आप चाहते हैं कि इनको फ्री हैंड नहीं दिया जाए बल्कि इनके ऊपर क्रैकडाउन किया जाए? थोड़ा सा मैक्रो व्यू लें जरा सा, देखें होता क्या है किसी भी सेक्टर को मैक्रो ले या माइक्रो ले, आंसर दें बस। हाँ नहीं, मैं आपको बता, देखें होता ये है किसी भी सेक्टर को जब आपने डेवलप करना होता है तो आपने देखना ये होता है कि भाई मेरे नेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। हमारे इस वक्त 3 नेशनल ऑब्जेक्टिव हैं अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को ले लिया जाए। नंबर 1 है कि हमें फूड सिक्योरिटी को अचीव करना है, क्योंकि हमारे पास ये है कि अगर वॉर हो जाती है, कुछ होता है, 23 करोड़ की आबादी है, हम कैसे इतना खाना लाएंगे कि इन लोगों को खिलाया जा सके। उस सूरत हाल में स्पेशली जबकि हमारे मुल्क में मेल न्यूट्रिशन भी बेतहाशा है, तो कल को डोमेस्टिकली भी अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगी, जो गरीब आदमी जब मेन स्ट्रीम में आएगा तो आपकी फूड की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। ऑन टॉप ऑफ इट अफगानिस्तान आपके साथ, और हकीकत तो ये है कि अफगानिस्तान की फूड बास्केट भी आती हैं, आप उनको दान में एड दे दें, उनसे यहाँ से स्मगल होकर चला जाए, वो आपसे खरीद ले, जाना तो इधर से ही है। तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान इज द फूड बास्केट फॉर एटलीस्ट 28 करोड़ पीपल। ठीक है, तो आपने अपने एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है और ईल्ड उसको उस लेवल तक लेके जाना है, ये हो गई एक चीज। दूसरी चीज आपका ये है कि आपकी हो गई एग्री इंपोर्ट्स, कि भाई आप इस वक्त तकरीबन 10 से 10 अरब डॉलर का साल का जो है ना फूड इंपोर्ट कर रहे हैं। तो दूसरा आपका नेशनल ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई ये जो मैं कर रहा हूँ क्या नाम 10 अरब डॉलर का, हम किसी भी सूरत में बहैसियत कंट्री 10 अरब डॉलर का फूड इंपोर्ट अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ठीक है ना, और उसके अंदर बहुत सारा बेसिक स्टफ है, 1 अरब डॉलर का व्हीट इंपोर्ट कर लेते हैं, काफी सारा शुगर कर लेते हैं। तो आपने कोई ऐसी हिकमत अमली बनानी होगी कि मैं अगले 5 या 10 साल बाद जो है फूड की मेरी रिक्वायरमेंट इतनी होगी, एंड हाउ एम आई गोइंग टू रीच देयर। उसके लिए जमीन बढ़ानी है,
बैरन लैंड को लेके आना है आगे। भाई दुनिया में सबसे जो उसमें जो मिरेकल जिस कौम ने किया है वो तो इसराइल ने किया है कि सहरा के अंदर और बयाबानों के अंदर भी जो है उन्होंने उसको उगा दिया है, ठीक है ना। तो दुनिया में एग्री टेक्नोलॉजी इतनी बेहतरीन हो गई है, इतनी बढ़ गई है कि हम तो बेसिक अभी तक 18वीं सदी से हम काम कर रहे हैं, अभी 28 साल में काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये कि आपने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करनी है। इसी तरह आपने एक और जो काम करना है कि मैंने आपसे फूड सिक्योरिटी की बात की थी, और तीसरी चीज ये है कि आपकी जो फार्मर है ना उसकी अक्रॉस दी बोर्ड डेवलपमेंट हो। ये ना आपकी जो मेजर चंक है, आपके जो बड़े लैंड ओनर्स हैं वो आपका तकरीबन 50% लैंड ओन करते हैं। आपका छोटे फार्मर के पास जो छोटे छोटे कतात है जमीन के। इसलिए दुनिया में एक नया ट्रेंड है जो वर्ल्ड बैंक ने और वर्ल्ड ऑफ फूड ऑर्गेनाइजेशन ने जो है ना एक उसको कहा जाता है रीपर्पजिंग ऑफ द एग्री सब्सिडी सिस्टम। रीपर्पजिंग का वर्ड इस्तेमाल होता है। रीपर्पजिंग का मतलब ये होता है, कभी आपने जो बहुत सारी बातें की जो आसान ने की ना कि हमें उसको फार्म टू मार्केट करना है या हमने उसको इंसेंटिव देना है, वो इंसेंटिव बड़े स्पेसिफिक किस्म के इंसेंटिव होते हैं। पाकिस्तान का इशू क्या है, पाकिस्तान में इंसेंटिव किसको दिया जाता है, आप फर्टिलाइजर कंपनी को देते हैं कि भाई आपने गैस सस्ती दे दी, ठीक है ना जी। अब उसके बाद वो फर्टिलाइजर जो है बड़ा फार्मर इस्तेमाल करता है, छोटा फार्मर इस्तेमाल करता है, किसी को नहीं पता, ठीक है जी। अच्छा आपने कह दिया भाई हम ट्रैक्टर के इंपोर्ट पे सब्सिडी दे रहे हैं। अब वो ट्रैक्टर बड़ा आदमी खरीद रहा है, छोटा आदमी खरीद रहा है, किसी दुनिया में ये ट्रेंड चेंज हो गया है। एग्री सब्सिडी की रीपर्पजिंग ये होती है, आप देखते हैं कि मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि भाई आपने हकदार के अलावा मुख्तलिफ चीजें हैं, आपने इन्वायरमेंटली सेफ वे में फॉर एग्जांपल करना है। अब जो इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड को फॉलो करेगा उसको एग्री सब्सिडी दी जाएगी, नंबर 1। अच्छा आप कहते हैं कि एग्री ईल्ड को हमने बढ़ाना है, तो जो एग्री ईल्ड को बढ़ाएगा उसको सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है ना जी। अच्छा ड्रिप इरिगेशन करनी है तो आप कहेंगे जो ड्रिप इरिगेशन करेगा उसको दिया जाएगा। तो इस किस्म की कार्बन एमिशंस को स्विट्जरलैंड जैसे कंट्री के अंदर उन्होंने आज से 2 साल पहले एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है कि उनकी जो ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस है उसको वो लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू दी एग्री सब्सिडीज। ये दुनिया के बड़े मालिक में भी हो रहा है। तो बात ये है कि आपने उसको एज ए पैकेज डील देखना होता है कि आप किसी बंदे से टैक्स नहीं लगा सकते। सैलरीड क्लास कहता है ना कि सैलरीड क्लास में टैक्स तो लगा दिया, मिलता क्या है। तो एग्री का भी है, आपने टैक्स भी लगाना होगा, उसको राइट बंदे को इंसेंटिव भी देना होगा, उसको डिजिटाइज भी करना होगा, और एक और भी चीज करनी होगी, मिसाल के तौर पर वेस्टेज को रोकना होगा। ग्लोबल एवरेज जो फूड वेस्टेज की है ना, जो आपकी फ्रूट एंड वेजिटेबल, वो 40% है। पाकिस्तान के अंदर भी 40% फ्रूट एंड वेजिटेबल वेस्ट होता है तकरीबन। वो हम कहते हैं कि अल्लाह ताला राज़िक है, उसने सबको रिस्क दिया है। आपको मैं इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं कि इस वक्त दुनिया की आबादी अगर 8 अरब लोगों की ना 7 अरब 80 करोड़ की है, तो तकरीबन दुनिया में जो फूड पैदा होता है 10 अरब लोगों के बराबर पैदा होता है। लेकिन $1 ट्रिलियन का फूड वेस्ट हो जाता है। अगर आप फूड की सिर्फ वेस्टेज को रोक लें दुनिया भर में, स्टोरेजेस बना दें या बहुत सारी चीजें हैं पूरी सब। जैसे उन्होंने कहा था ना कि आप जब इन्वेस्ट करते हैं ना, आप पूरी वैल्यू चेन के अंदर इन्वेस्ट करना होता है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि जो है ना आपने जो है ना वो जमीन तो बड़ी अच्छी कर दी लेकिन वहां रोड ही नहीं बनाया। तो भाई रोड नहीं बनाया तो जो जमीन की जो पैदावार है पहुंचेगी कैसे, या कि जमीन की पैदावार अच्छी है तो आप उसको स्टोर कैसे करेंगे। तो आप जब किसी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो कंप्लीट वैल्यू चेन के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, अदरवाइज ये आप उसकी ईल्ड हासिल नहीं कर सकते। अगेन प्रॉब्लम ये आता है कि हमारे यहाँ जो होता है नॉर्मली हम स्टॉप गैप शॉर्ट टर्म करते हैं। हमारे पास ऐसा प्लान नहीं होता कि 5 साल बाद हमने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को कहाँ लेके जाना है। मैं आपको एक मिसाल दूं इसकी। अभी पिछले दिनों इंडिया ने अपना 2030 का विजन दिया है एक्सपोर्ट्स के हवाले से। उनकी करंटली जो गुड्स की एक्सपोर्ट है $400 अरब है और सर्विस एक्सपोर्ट $250 अरब है, टोटल $650 अरब। साइज भी तो बड़ा है सर इंडिया पे, आप चले जाते नहीं मैं नहीं कह रहा। उन्होंने जो अपना 2030 का जो विजन दिया है वो ये है कि $1 ट्रिलियन ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट एंड $1 ट्रिलियन ऑफ सर्विस एक्सपोर्ट। तो भाई आप भी कर दें हमारे यहाँ के। और होता ये कि टॉप डाउन लेना होता है कि अगर आपने मिसाल के तौर पर अपनी आईटी एक्सपोर्ट को $50 अरब पे लेके जाना है तो उस $50 अरब पे लेके जाने के लिए आपको कितनी यूनिवर्सिटियां चाहिएंगी, कितने ग्रेजुएट प्रोड्यूस करने होंगे, अच्छा कितने सालों में कितनी यूनिवर्सिटियां चाहिए, स्किल्स इंस्टीट्यूशंस कितने आपको टीचर्स चाहिए होंगे, वो टीचर्स कितने अरसे के लिए कहाँ का ट्रेनिंग, ये सब कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। तो हमें प्लानिंग की जरूरत है, हमें सोल्यूशंस की तरफ जाना है। अगर हम थोड़ा सा आज के डिस्कशंस को एक बॉक्स में करें तो आप क्या समझते हैं कि जो सोल्यूशंस की बात कर रहे थे हम कि ये चैलेंजेस तो बहुत है और हमने बहुत सारे पॉइंट आउट किए हैं, आपने एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से सोल्यूशंस देने की भी कोशिश की है, लेकिन अगर थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन के हवाले से बात की जाए जो कि ओवरऑल गवर्नमेंट का भी चैलेंज है, उसमें सोल्यूशंस क्या दिखाई दे रहे हैं? देखिए इस वक्त तो शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट है। गवर्नमेंट का जो चैलेंज है कि भाई किसी तरह अपनी जो बैलेंस शीट और फंडिंग गैप है उसको मैनेज किया जाए। कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, जो इस वक्त सूरत हाल है, जैसे आसान ये भी कह रहे थे कि जो रिजर्व जितनी तेजी से नीचे आ रहे हैं और जैसे कि नजर आ रहा है कि कमोडिटी प्राइसेस नीचे नहीं जाएंगी,
ठीक है ना। तो आपने यही सोचना है कि भाई इतनी ही कमोडिटी प्राइसेस हैं, अब उसके लिए आपको पेट्रोल की प्राइस बढ़ानी पड़े, पेट्रोल की रैशनिंग करनी पड़े, या आपको कुछ भी करना पड़े, आप जो है दिवालिया तो नहीं हो सकते ना भाई। आपने जो है आपने उसको मैनेज करना है वक्ती तौर पर। तो अच्छा, आपके सामने जो है वही आइडियल सिनेरियो में इलेक्शन कब होते हैं ये भी आपको नहीं पता, साल बाद होते हैं, तो अगला एक साल तो आपकी सूरत हाल जो है बाहर कुछ ऐसे ही नजर आती है कि इसी तरह जो है ना आपका सिर्फ शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट चलेगी। हाँ, उस सूरत में ये हो सकता है 6 महीने बाद अगर एक बार डेट्स क्लियर हो जाती हैं कि इलेक्शन कब होने हैं, हम एज्यूम करें कि नेक्स्ट ईयर के आखिर में होंगे, जब भी ड्यू डेट पे होंगे या जब भी होंगे, और उसके बाद जब अगर अपने को प्लान देने की पोजीशन में आते हैं कि भाई हमारा 5 साल का ये प्लान है, क्योंकि देखिए ना, आई थिंक कि जो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पाकिस्तान का जो आखिरी 5 ईयर प्लान बना था वो 98 में बना था, उसके बाद 5 ईयर प्लान ही हमारे पास कोई नहीं आया। तो गवर्नमेंट ही 3 साल के लिए कोई आती है, 5 ईयर प्लान कहाँ से बनेगा? 5 इयर्स के लिए तो आई है, अगर पिछले साल हाँ, की मतलब देखी जाए, पिछले गवर्नमेंट हाँ, देखी जाए, उससे पहले गवर्नमेंट देखी जाए, तो 10 साल तो पूरे दिए गए हैं। 10 साल पूरे नहीं, मैं कह रहा हूँ कि किसी वो इतनी अनसर्टेनिटी होती है दरमियान में, और हमारे यहाँ मतलब इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर तो 3 साल ही रहता है ना ऑन एन एवरेज। राइट चलें जी, ये तो क्रिटिक्स आ गए हैं। अरसलान साहब क्या बोलेंगे आप? इन्होंने रैशनिंग की भी बात की है थोड़ी सी, अगर पेट्रोलियम प्राइसेस को कम नहीं कर सकते तो ये क्या टूल हमारे काम आ सकता है, और अगर आएगा तो क्या हमारे जो पब्लिक है वो बर्दाश्त कर पाएगी? देखिए, पॉलिटिकली तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, इट विल बी अ नियर सुसाइड, लेट्स जस्ट पुट इट दैट वे, क्योंकि लोग फिर और सड़कों पे निकल आ जाएंगे, बोलेंगे कि यार जब पहले ही इतने हम तो पैसे दे रहे हैं, आप चेंज ऑफ गवर्नमेंट हो गई और आप और मुश्किल काम कर रहे हैं, सो इट विल बी डिफिकल्ट, ठीक है, नंबर 1। लेकिन चंद ममालिक के अंदर ये हो रहा है कि वहाँ पे कंट्रोल लोड शेडिंग भी हो रही है कि 24 घंटे में 2 घंटे आपके पास लाइट नहीं होगी, क्योंकि हम लोग अपनी फ्यूल इंपोर्ट को रिड्यूस कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ जो है यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि राशनिंग के साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि हम लोग अगर अपने मुल्क के अंदर सलाहियत है ऑयल प्रोडक्शन की जो काफ़ी सालों से गिरती आ रही है, गैस प्रोडक्शन की जो काफ़ी सालों से गिरती आ रही है, या कोई ऐसे तरीके हैं हम लोग टर्मिनल्स लगाएं गैस के कि जल्दी हम इंपोर्ट करके दे सकें, तो उनके ऊपर भी देखिए प्लेटफॉर्म सेट करना चाहिए। 1-1.25 साल की गवर्नमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको स्टेबिलिटी वापस लेके आनी है। स्टेबिलिटी मतलब कि डोंट वरी गाइस, आवाम को थोड़ी तसल्ली दें कि हम चीज़ संभाल रहे हैं, आप थोड़ा बेफिक्र हो जाए। इसमें जो आवाम है वो सिर्फ 2 या 3 चीज़ों पे देख रही होती है ज़्यादातर, कि आप करेंसी रेट से शुरू करते हैं ये कि डॉलर 180 का हो गया, 190 का हो गया, 185 का हो गया, कहाँ 100 होता था, इसको आप कंट्रोल करें। जो मेरे ख्याल तो से आप समझते हैं क्या हम IMF के प्रोग्राम में होते हुए फ्री फ्लोट वाली जो कंडीशन है उसको रूल आउट करके हम ये थोड़ा सा कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाए वैल्यूएशन के? कंट्रोल देखिए, फ्लेक्सिबल आपके करेंसी होती है वो मेरे ख्याल से रहेगी, IMF की रिक्वायरमेंट है, नंबर 1। नंबर 2, अब फ्लेक्सिबल करेंसी के अंदर जब आपने इंटरेस्ट रेट इतने बढ़ा दिए, जो आखिरी 2.5% इंक्रीज हुए थे 12.25 से, वहाँ पे आपकी इंपोर्ट चोक हो जाती है, ठीक है, फिर आपकी जो डॉलर्स की डिमांड है यानी कि आउटफ्लो है मुल्क से, वो वैसे ही रुक जाएगा। तो मेरा पर्सनल बिलीव ये है, और आई थिंक 2 महीने के अंदर करंट अकाउंट डेफिसिट ये नज़र भी आता आएगा कि काफ़ी सारी चीज़ें स्टेबलाइज हो जाएंगी। मेरा ये ओपिनियन है कि अगले 2 महीने तक आपकी करेंसी स्टेबल हो जाएगी। इस वक्त सिर्फ स्टेट बैंक या एक गवर्नमेंट सिर्फ इंतज़ार कर रही है कि तीनों खुशखबरी आ जाएं कि KSA से और UAE से आपका डेट रोल ओवर हो गया और IMF से भी मुज़ाकरा तय पा गए। लेकिन IMF इस वक्त आपकी शॉर्ट गारंटीज और प्रायर एक्शन कराएगा, और जब तक बजट कंक्लूड नहीं होगी तब तक जो है आपके इस वक्त डाइसी सिचुएशन है। वंस बजट वाली चीज़ आपकी सामने आ जाए, ये तीनों चीज़ें क्लैरिटी आ जाए, तो शॉर्ट टर्म फिक्सेस आपके संभाल लिए जाएंगे। फिर आपको सिर्फ द शो मस्ट गो ऑन। देखिए, पॉलिटिक्स होती रहती है, हर जगह होती है, लेकिन जो इन्वेस्टर्स है ना, उनका कॉन्फिडेंस बहाल करना बड़ा ज़रूरी है। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी बहाल करना ज़रूरी है, और पाकिस्तान में भी ऐसा एक वो इन्वायरमेंट जनरेट करने की ज़रूरत है कि FDI जो है वो खुद से अट्रैक्ट होके आए। तो ये भी आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में हम कर पाएंगे ये चीज़ें? नताशा, मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जब हमें यूरो बॉन्ड यील्ड्स है हमारी, स्टार्टअप्स को देखते हुए थोड़ा सा बात करें, वो आप FDI की बात करें, वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर आ जाएगा। जो इस वक्त हमारे कंट्री रिस्क इतना ज़्यादा बढ़ गया है फॉरेन इन्वेस्टर्स के हिसाब से, तो वो कहते हैं अगर इस मुल्क में हमें 18 से 20% डॉलर रिटर्न मिलेगा हर साल, तब हम इन्वेस्ट करेंगे। कंपैरेटिवली दूसरे ममालिक में 8 या 10% भी उनको मिल जाता है तो वो इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इस वक्त इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पुट द हाउस इन ऑर्डर। थोड़ा सा रिजीम चेंज होने के बाद आपको नहीं लगता थोड़ा सिनेरियो भी चेंज हो गया है? प्राइम मिनिस्टर साहब की खुद की पर्सनालिटी अगर देखा जाए, जैसे वो UAE और सऊदी अरब से, वन थिंग वी हैव टू गिव क्रेडिट टू दिस गवर्नमेंट, इसके डिसीजन मेकिंग बड़ी प्रॉम्प्ट है और फास्ट है। हार्डली मेरे ख्याल से 20 से 25 वर्किंग डेज हुए हैं न्यू गवर्नमेंट को, एंड एवरी डे देयर इज अ मूवमेंट। और ये इतना कहना आसान होता है, करना बड़ा मुश्किल होता है जब आप लेंडर्स के साथ बात कर रहे हैं। तो द करंट फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ताह इस्माइल इज अ गो गेटर, इज अ डूअर, सो वी नीड टू सी कि सारे एक्शंस फिर वो रिजल्ट्स में ट्रांसलेट होते आए।
तो और ये जितना जल्दी हो गया उतना हम सबके लिए बेहतर है। राइट, चलें जी, लास्ट पॉइंट, लास्ट नोट, वन लाइनर, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, मैं एग्री करता हूँ कि इस वक्त तो कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ कि हमें कुछ इंडिकेटिव रेंजेस देने की ज़रूरत है। कॉन्फिडेंस तो अगर हम सिर्फ स्टेटमेंट की हद तक रहेंगे, फॉर एग्जांपल कि देखें कुछ नहीं है, लेकिन आप जब जो इस वक्त जो स्टेट ऑफ इन्वेस्टर माइंडसेट है या पब्लिक माइंडसेट है, हमने उनको कोई टारगेट्स देने होंगे, टाइमलाइंस देने होंगे। फॉर एग्जांपल के हम डॉलर को मैनेज करेंगे बिटवीन 180 एंड 185 एंड वी विल पुट ऑल आवर एनर्जी। तो इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो डॉलर की होर्डिंग है, या जिन लोग चाहे वो करेंसी में हो या बाहर से आ रहा हो, फॉर एग्जांपल जो डॉलर की लोग अपनी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स को रोक लेते हैं, उसमें से कंट्रोल हो जाएगा। इसी तरह आपका इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का टारगेट मसला ये होता रहा है, मैं समझता हूँ कुछ अरसे से। देखिए, फ्री फ्लोट का मतलब ये नहीं होता कि आप इसको चीज़ों को बिल्कुल ओपन एंडेड छोड़ दें और लोगों को पता ही ना हो कि इकॉनमी किस में जा रही है, ठीक है ना, ये कहाँ जाके रुकेगा। अगर हम ये इतना करें कि सिर्फ टारगेट्स और टाइमलाइंस दे दें कि भाई हम इसके अंदर इन्हीं रेंजेस के अंदर मैनेज करेंगे, तो मैं समझता हूँ इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस खासी हद तक बहाल हो जाएगा। वेल, थैंक यू सो मच नमान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। अरसलान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आज के दिन हमने ओपेक के हवाले से इंटरनेशनल ऑयल प्राइस का जो इम्पैक्ट आता है इन्फ्लेशन के ऊपर, और खासकर इन्फ्लेशनरी नंबर्स जो पाकिस्तान में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो चैलेंजेस जिससे निपटना ज़रूरी है, डिस्कशन करने की कोशिश की, सोल्यूशंस ढूंढने की कोशिश की। होप आपको पसंद आया होगा। दैट्स ऑल, प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।